नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पिछले कुछ सालों से भारत में एक नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है विपक्ष के द्वारा कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। इस तरह के तमाम एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। लेकिन आप सोचिए कि कल संसद में, कल लोकसभा के अंदर 14 घंटे बहस हुई। 14 घंटे, रात 1 बजे के बाद तक, जब पूरा देश सो रहा था, तब संसद में डिबेट हो रही थी। 1 बजे तक संसद में डिबेट होती रही। 98 सांसदों ने अपनी बात रखी। 98 सांसदों ने अपनी बात रखी, लेकिन 14 घंटे की डिबेट, 98 सांसदों की बात, रात 1 बजे तक जो है चर्चा, और उसके बाद विपक्ष का रवैया क्या कि एक जो बिल था उसको फाड़ करके, उसके टुकड़े टुकड़े करके, उसके चीथड़े करके वो कृषि मंत्री के मुंह पर उछाले। तो सवाल यह है कि डेमोक्रेसी इस देश में कौन खत्म कर रहा है? क्या वो लोग खत्म कर रहे हैं जो एक बिल पर 14 घंटे डिबेट करवाते हैं, 98 सांसदों को बोलने का मौका देते हैं, या वो जिनके मन का नहीं होता तो वो बिल के पर्चे फाड़कर संसद के अंदर इस तरह से एक शर्मनाक दृश्य खड़ा कर देते हैं? तो डेमोक्रेसी को खतरा किससे है? दोनों मैंने आपके सामने रख दिए, दोनों उदाहरण आपके सामने रख दिए। आप समझ सकते हैं कि दरअसल भारत का विपक्ष जो है वो ये चाहता है माई वे और हाईवे, यानी मैं जो कहूं वो सरकार करे, और मेरे अगर कहे पर सरकार नहीं चलेगी तो मैं संसद के अंदर लात घूंसे चलाऊंगा, मैं संसद के अंदर बिल फाड़ूंगा, मैं संसद को चलने नहीं दूंगा, सांसदों को धक्का मारकर हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा, महिला मार्शल को की साड़ी खींच लूंगा। यह कौन सा डेमोक्रेसी विपक्ष चलाना चाहता है? आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। फिलहाल जी राम जी, मनरेगा की जगह जो नया कानून सरकार बनाना चाहती है, लोकसभा में पारित हो गया, उसको लेकर है। फिर से कह रहा हूं, इस पर डिबेट हुई, सबने अपनी बात रखी, और उसके बाद यह पारित हुआ। पारित हुआ किससे पारित हुआ? संख्या बल से पारित हुआ। वो संख्या बल कहां का है? वो संख्या बल देश की संसद का। वो संख्या बल कहां से आया? वो जनता के वोट से आया। उसके बावजूद आप उसको स्वीकार नहीं करोगे और कागज फाड़ोगे, कागज फेंकोगे, तो डेमोक्रेसी को खतरा किससे है, आज इसको समझने की जरूरत है। और फिर यह भी सवाल है, आखिर सरकार जो नया कानून ला रही है उससे इतनी परेशानी क्यों है? क्या उसका नाम बदल गया है? क्योंकि मनरेगा जो है अब जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। क्या नाम बदल गया है, या राम के नाम की एंट्री हुई है, राम नाम से परहेज है इसलिए, या कोई और कारण है? आपके पास कुछ वैलिड कारण है? उन सब पे चर्चा आज करेंगे दो टूक में। आज का शीर्षक है राम जी पर संग्राम। क्योंकि गांधी जी अगर देख रहे होंगे संसद में क्या हो रहा है तो यही कहेंगे, हे राम जी पर संग्राम। इसी पर आज चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले सुनिए और देखिए संसद में क्या कुछ हुआ। ये बिल गांव के विकास का बिल, माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्षी मित्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। एक बात ये कही कि हम भेदभाव करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में विपक्षी मित्रों ने, कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। संसदीय मर्यादाएं तार तार हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है, गुंडा तंत्र में बदला है।
मैं उनके इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें, और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। 14 घंटे चर्चा हुई। इतनी चर्चा के बाद अगर कोई विधेयक पारित हो रहा है तो निश्चित तौर से लोकतांत्रिक प्रणाली में उसका विरोध करना, इससे साफ है कि वो लोकतंत्र पे कुठाराघात है। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं, और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं, और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे, तो ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। आज एक बेहतर योजना जी राम जी विकसित भारत के लिए लेकर आए हैं। ये दिखाता है मोदी सरकार का संकल्प, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित के लिए, महिला, मजदूर के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। ये योजना चल ही नहीं पाएगी। 10% पहले राज्य सरकार पैसा देती थी, अब 40% कर दिया है, कोई सरकार नहीं दे पाएगी। जिस तरीके से चेयर को आज अपमानित किया गया, जिस तरीके से कागज़ फाड़े गए, उसको हवा में उड़ाया गया, प्लेन बनाए गए कागज़ के, वो चेयर की तरफ फेंके गए, और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के सांसद चेयर के सामने खड़े हो गए। इस तरीके से मर्यादाओं को तार तार करके आप अगर अपनी बातों को रखेंगे तो ये कतई परंपरा के अनुसार नहीं है, और इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए इसी को तमाम जो बयान थे मैंने आपको सुनाया, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हे राम जी पर संग्राम, इस पर चर्चा करेंगे। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ धनंजय गिरी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी जी। मेरे साथ जो हैं तारिक खान जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक खान जी। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ संजय राणा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ नित्य रंजन जी जुड़े हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। आप 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं धनंजय गिरी जी, और साथ साथ जो है तारिक खान जी को मैं आमने सामने लाइए, और दोनों को मैं 1.5 मिनट दूंगा अपनी बात रखने के लिए। उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करूँगा। तारिक खान जी, सवाल यह है कि मतलब ऐसा लगता है कि सरकार कुछ करना चाहती है, विपक्ष विरोध करता है, वो समझ में आता है विपक्ष को विरोध करना चाहिए, लेकिन संसद में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, मतलब या तो मैं जो कहूंगा वो होगा, नहीं तो तुम भाड़ में जाओ, ये एटीट्यूड है। ऐसे कैसे चलेगा डेमोक्रेसी, ऐसे कैसे चलेगी? देखिए, ऐसा है कि नाम तो आपने बदला है, और महात्मा गांधी जी के नाम से इनको हमेशा तकलीफ है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आप नाम बदलिए, मगर जो अधिकार इसके द्वारा मिले हुए थे, उनके ऊपर जो इन्होंने कुठाघात किया है, उसके परिणाम दूरदर्शी होंगे, और आने वाले समय में आपको उसके परिणाम जरूर दिखेंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देना है एलोकेट करेगी, हम इतना ही पैसा देंगे, पहले ऐसा नहीं था, जितनी डिमांड थी उतना पैसा सरकार को देना पड़ता था। अब मान लेते हैं थोड़ा सा भी भार अगर ज्यादा पड़ेगा, सरकार ने 10 रुपए एलोकेट किए और गारंटी में खर्चा नीचे 12 रुपए आ रहा है, तो वो अब स्टेट सरकार को कैसे भी निर्वहन करना पड़ेगा। उसका स्टेट सरकार जाने आप कैसे लेके आते हैं स्टेट सरकारों पर, और जो 40-60 का रेशियो बना दिया वो भी एक समस्या। ये कई समस्या जो इस बिल में, आप नाम चेंज करिए, आपका अधिकार है नाम चेंज, हमें नाम से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो मूल परिवर्तन रिपील किया है, अमेंड नहीं किया है, उस बिल को खत्म कर दिया है, और उसको जो डिमांड ड्रिवन था उसको सप्लाई ड्रिवन बना दिया है। सरकार एलोकेशन करेगी कि हमने 10 रुपया बजट दिया है, इतने में ही इतना पैसा खर्चा होगा। अब इससे जो समस्या खड़ी होगी, पलायन की जो एक समस्या रुकी थी उन वर्षों में जब ये योजना आई थी, वो फिर से समस्या बढ़ेगी, स्टेट पर भार बढ़ेगा। स्टेट पे पहले ही बहुत भार है बजट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी के उनके बिल्स हैं उसको क्लियर नहीं कर पा रही है, तो स्टेट वाइज 3-4 हजार करोड़ का ये जो अतिरिक्त भार जो केंद्र सरकार पहले उठाती थी, जिसके पास एक सेकंड और केंद्र सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है,
वो जो बजट, वो जो भार राज्यों के ऊपर डाला जा रहा है, अधिकार आपने अपने हाथ में ले लिए, कहां काम होगा ये भी आप ही तय करेंगे। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि कहां कहां किन किन राज्यों में काम होना है, अधिकार आपने छीने, पैसे का भार ओके सर, ओके। कई स्टेटों में आपकी भी सरकार है, ज्यादातर स्टेटों में आपकी सरकार है, वहां से आपको इसके जो दुष्परिणाम है बहुत जल्द दिखाई देंगे। ओके ओके सर, मैंने 1.5 मिनट दिए थे, आप 2 मिनट बोले, फिर भी मैंने आपको रोका नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपने अपनी पूरी बात रखने का मौका मैंने आपको दिया। हालांकि शुरू में आपने कहा था गांधी जी का नाम, बाद में आपने कहा नहीं नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, क्योंकि जब आप कहेंगे कि गांधी जी का नाम हटा दिया तो फिर ये सवाल उठता है कि आपको राम के नाम से क्या परेशानी है। राम तो, गांधी जी तो राम को भी मानते थे, अगर राम का नाम आ गया तो क्या इसलिए परेशानी। लेकिन आपने कहा आपको नाम से दिक्कत नहीं है, अगर मनरेगा की जगह जी राम जी हो गया तो उससे समाजवादी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने कुछ बिंदु उठाए। चलिए रिस्पॉन्ड कीजिए धनंजय गिरी जी, उनकी सारी बातें आपने सुनी। देखिए, कमर में गीता और मुख में राम, बापू की ये पहचान रही है। साबरमती के संत के सपने को साबरमती की संतान आज सातत्य दे रही है। 2047 में विकसित भारत बने, इस हर गरीब को रोजगार मिले, उसे गरिमा का सम्मान हो, गरीब जनजाति पिछड़ा को रोजगार मिले, उसके लिए बिल आया है। विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार किया गया। यह पूरा जो बिल है महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप ही है। और अगर आप इसको देखेंगे, जो 7 से 13 तक में 2,13,220 करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने किया, और हम लोगों ने क्या किया, 8,53,815 करोड़, यानी कि लगभग 4 गुने से भी ज्यादा, और सब ऑल टाइम हाई बजट दिया गया है। और जो सपना था साबरमती के संत का, जो उनका जीवन का दर्शन था, उनकी राजनीतिक फिलॉसफी थी, उसी को सातत्य दिया जा रहा है। आप ग्रामीण परिसंपत्तियों, एसेट्स का निर्माण अगर देखें तो लगभग 1.53 करोड़ संपत्तियों का था, हम लोगों ने 8.07 करोड़ परिसंपत्तियों का किया। लगातार इसमें जितना विकास किया गया, मानव दिवस तिगुने के लगभग कर दिया गया। तो जितनी विकास इसमें की गई है, जितना डेवलपमेंट किया गया, और जो हमारे सज्जन कह रहे थे कि ज्यादातर राज्यों हमारी सरकार है, हम सरकार में नहीं थे तब भी सरोकार में थे, इसीलिए आज सरकार में है। ना तो वो सरकार में कहीं है, ना सरोकार में कहीं है, लेकिन हम सरकार में नहीं होते हुए भी सरोकार में रहते हैं। और आज नरेंद्र मोदी के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान कोई किताबी बातें नहीं है, उनके लिए भोगा हुआ यथार्थ है। इसीलिए आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, अति गरीबी कम हुई है। और एक समय था जब मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा था कि 22 रुपए गांव पर डे गांव में और 28 रुपए शहर में गरीबी नहीं होती है। और एक बड़े पार्टी के नेता ने कहा था कि गरीबी सिर्फ एक मानसिक अवस्था होती है। आज हम लोग वहां से निकाल करके अति गरीबी को कम किया है, गरीबी के दर को कम किया है, और इस योजना से 2047 के विकसित भारत की नींव रखने में मदद मिलेगी। ओके, सही। तारिक खान जी, देखिए सवाल यह कि नीयत पे तो आप किसी की भी सवाल उठा सकते हैं, और नीयत पे आप कह सकते हैं कि सवाल उठाने का पैमाना ठीक है, क्योंकि आप में अविश्वास है इसलिए नीयत पे सवाल उठा रहे हैं। अभी आपने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि ज़्यादातर राज्यों में तो इनकी सरकार है। तो ज़्यादातर राज्यों में जब इनकी सरकार है उनको तकलीफ नहीं है, लेकिन विपक्षी सरकारें ही जहां पर हैं उन्हीं को तकलीफ हो, तो उससे लगता है कि नीयत तो भाई आप लोगों की खोट है। वहां तो सरकारें विरोध नहीं कर रही, वहां तो वो कह रही हैं कि भाई हम करेंगे, चलाएंगे योजना को, तो फिर आपको तकलीफ क्यों है? देखिए अशोक भाई, चर्चा का मतलब ये होता है, मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा और उसका स्पेसिफिक जवाब सरकार से जनता चाह रही है। वो जो 10-12 करोड़ इस योजना के तहत, इस गारंटी के तहत उनको गारंटी मिलती थी। चैप्टर 2 इस प्राविधान का नए वाले सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 क्या कहता है, एलोकेशन केंद्र सरकार तय करेगी। पहले ऐसा नहीं था, जितनी डिमांड नीचे से आएगी उतना यहां ऊपर से पंप किया जाएगा। अब आप ये बताइए, इसको त्रुटि ना कहें तो क्या कहें, इसका स्पेसिफिक जवाब दें, इधर उधर की बात ना करें। ये स्पेसिफिक बड़ा टेक्निकल मामला है। फिर चैप्टर 2 ही सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि कहां काम होगा। पहले ऐसा नहीं था। जहां पर भी मजदूर कह रहे हैं गारंटी के तहत यह कानून दिया गया, उनको अधिकार दिया गया, मांग रहे हैं, उनको दिया जाएगा काम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि इन इन जगह पर हम काम कराएंगे, स्टेट वाइज वहीं पर काम होगा। इसका मतलब यह है कि उस अधिकार को आपने कम किया। यही रामराज का सपना रहा होगा गांधी जी का कि समता मूलक समाज बने। मैं थोड़ा बहुत समाजवाद जानता हूं। फिर चैप्टर 2 सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 नए वाले कानून का, जो एक्स्ट्रा फंड होंगे वो भार स्टेट पे आपने डाल दिया।
चलिए ठीक है, आपने स्टेट पे डाला, स्टेट की स्थिति क्या है इसके लिए एक अलग से डिबेट रख लीजिए, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन और उनका डेफिसिट क्या है। एक और 4 बड़े चेंजेस है। चौथा, चैप्टर 5 सब सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 60-40 का रेशियो आपने बना लिया, जो कि 100% या मात्र 7.5% का भार किन्हीं परिस्थितियों में स्टेट गवर्नमेंट में आता था। मतलब आपने स्टेट सर सुनिए तारिक भाई, सुनिए ना, आपने इस कानून की सारी खामियां गिना दी, कहा कि ये सब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप सारे सेक्शन गिना रहे हैं। एक मिनट रुकिए तो सही, पिछला वाला कानून बहुत बढ़िया था सर। एक मिनट ना सर, सवाल का जवाब तो आप देंगे। तारिक भाई सिर्फ सुनिए ना, आपको मैंने लंबा भाषण देने का अवसर दिया, पॉइंट बाय पॉइंट आपने उठाया। मेरे भी कुछ पॉइंट्स लेंगे कि यहां सिर्फ भाषण देने आए? मेरे पॉइंट्स लेंगे ना सर? बोलिए। हाँ, एक बात, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, क्या सड़कें नहीं बन रही है स्टेट में? कितनी इसमें केंद्र की हिस्सेदारी है, कितनी इसमें राज्यों की हिस्सेदारी है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और मैं आपको अभी गिनेगी बैठे बैठे आपको 6 ऐसी योजनाएं बता देता हूं जिनमें देश भर में, पहले मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बन रही है नहीं बन रही? गांव में, देश में बिल्कुल बन रही है ना? वहां कितना हिस्सा है केंद्र का, कितना हिस्सा राज्यों का, बताइए। अब उसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। एग्जैक्टली बहुत अच्छा सर। सुनिए सर, अरे रुकिए एक मिनट सर, ऐसे मत भागिए सर, ऐसे मत भागिए। अभी आपने कहा ना ऐसे भागने नहीं दूंगा, सही है? सुनिए, तारिक खान भागने नहीं दूंगा अभी, एक मिनट, तारिक खान भागने नहीं दूंगा तारिक खान जी, आवाज रोकिए। अब इनको सुनना पड़ेगा, इनको इतना ज्ञान है, इन्होंने नए कानून को लेकर सारी चीजें गिना दी। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बन रही है नहीं बन रही, कह रहे बन रही है, लेकिन उसमें कितना एलोकेशन होता है इनको नहीं पता। अब मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 60-40 के रेशियो पर होती है। केंद्र 60% पैसा देता है, 40% पैसा राज्य देते हैं, और खुद यहां पर तारिक खान जी मान रहे हैं कि हां, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर बाकायदा सड़कें बन रही हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ऐसी 6 योजनाएं गिना सकता हूं जिनके अंदर 60-40 का रेशियो है, और उन सब में काम हो रहा है देश में। तो सिर्फ इसी योजना में राज्य जो है वो कंगले हो जाते हैं। सिर्फ इस योजना के लिए राज्यों के पास पैसा नहीं होता, ये कौन सा कुतर्क हुआ? और दूसरी बात फिर से कह रहा हूं, जो तारिक खान जी ने कहा, उसी बात को दोहरा रहा हूं। अरे भैया, इनकी सरकारें हैं ना, इनकी सरकारें हैं 20 राज्यों में, तो इनके पास पैसा नहीं होगा तो आपस में सर फोड़ेंगे। आपको क्यों चिंता हो रही है भाई? आपको इस बात की चिंता क्यों हो रही है? और एक बात, आपने बहुत कमियां गिना दी, इस कानून में ये कमी है, उस कानून में ये कमी है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या पिछला वाला कानून बहुत दुरुस्त था? क्या पिछला वाला कानून बड़ा दुरुस्त था, बहुत बढ़िया था? अरबों रुपए सारी मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, अरबों रुपए के घोटाले हो रहे थे। कागजों पर सड़कें बन रही थी, नीचे सड़कें नहीं थी। कागजों पर जो है तालाब बन रहे थे, तालाब में एक बूंद पानी नहीं था। कागजों में कुएं खुद रहे थे, कुओं में एक बूंद पानी नहीं था। एक तालाब को 10 बार खुदवाया जा रहा था, और पैसा मजदूरों की जेब में नहीं जा रहा था। तो सवाल यह कि आप जितना मर्जी करप्शन करेंगे गांधी जी के नाम पर, वो स्वीकार्य है, क्योंकि गांधी जी का आपने नाम लगा दिया, तो फिर जितना मर्जी करप्शन कीजिए, क्योंकि वो यूपीए की सरकार थी, आपकी सरकार थी, तो वहां करप्शन हो, घोटाले हो, कागजों पर बने, नीचे कुछ ना बने, वो सब स्वीकार है। लेकिन क्योंकि ये मोदी लाए हैं, तो इसका विरोध तो करना है, और विरोध भी ऐसा करना है कि कागज फाड़ फाड़ के जो है संसद में लहराने हैं, बिना किसी ठोस तर्क के। सैयद जवाद, एक मिनट रुकिए सर, सैयद जवाद बोलिए। मैं अपनी पिछली 2-3 डिबेट में ये सारी रिपोर्ट पढ़ चुका हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता अगर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन कोई अगर मेरे सामने ये कहेगा ना कि पिछली योजना बड़ी जबरदस्त थी, उसके साथ बड़ा नाइंसाफी हो रही है, तो मुझे मजबूरन इन कागजों को दोबारा पढ़कर आपको बताना पड़ेगा कि मनरेगा कैसे लूट की योजना बनी हुई थी। मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर आप उसके क्लॉज पढ़ के बताइएगा कि उनके कौन से क्लॉज थे जिसमें लूट की छूट दे रखी थी। बोलिए सैयद जवाद जी। अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, देश की सभी समस्याओं का हल है भारतीय जनता पार्टी के पास, और मैं तो मुबारकबाद देता हूं केंद्र सरकार को जिस तरीके से काम कर रही है। पहले देश चलता था इकोनॉमी के ऊपर, गरीब मजदूर किसानों की योजनाओं को लेकर के आने के ऊपर, उससे वाद विवाद संवाद होता था। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से देश में सब बहुत अच्छा हो चुका है। रुपया जो है डॉलर
को क्रॉस करते करते 100 के पार हो जाएगा। सबको जयराम जी की मेरी। पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर जिस तरीके से है और जिस तरीके से लोगों के फेफड़े, मुझे लगता है कि आपने कुछ अलग फिल्टर लगवाया होगा या भारतीय जनता पार्टी ने फेफड़ों के अंदर। पॉल्यूशन को भी मेरी जयराम जी की, गरीब मजदूर किसानों को भी मेरी जयराम जी की, और पूरे भारत को मेरी तरफ से जयराम जी। युवाओं की बेरोजगारी के लिए मेरी जयराम जी की। देश के अंदर जो भुखमरी बढ़ रही है उसके लिए मेरे तहे दिल से सबको मेरी जयराम जी की। यहां तक जितने लोगों को पेंशन मिलती थी और आज जो पेंशन मिल रही है, सबको मजे में जिंदगी गुजर रही है, उसके लिए मेरी जयराम जी की। देश की सभी समस्याओं के ऊपर सभी को मेरी जयराम जी। देखिए अशोक भाई, हम लोग विरोध करते हैं और विरोध संवैधानिक दायरे जयराम जी की मैं भी आपको करना चाहता हूं, आप अपनी बात जारी रखिएगा, पर एक जयराम जी मैं भी आपको करना चाहता हूं। कम से कम चलो ऐसा तो हुआ, सैयद जवाद और बाकी जैसे देश में जो लोग जिनको राम के नाम से ही नफरत थी, जो राम नाम से ही बिदक जाते थे, आज कम से कम जयराम जी की तो बोल रहे हैं। तो एक जयराम जी की सैयद जवाद मेरी भी आपको, लेकिन मैं जयराम जी से यह प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस प्रोग्राम की क्लिप वायरल होने के बाद सैयद जवाद जी के खिलाफ फतवे ना जारी हो जाएं, क्योंकि एक MIM के नेता थे, उन्होंने सिर्फ गणेश जी की वंदना कर दी थी, उनके बाद फतवे जारी हुए, आज तक माफी मांगते फिर रहे हैं वो। तो कहीं ऐसा ना हो कि सैयद जवाद जी के खिलाफ कोई फतवा जारी हो जाए। तो मैं तो कहूंगा कि जयराम जी की, बहुत बहुत जयराम जी की। आज सैयद जवाद भी बोले जयराम जी की, पूरा देश बोले जयराम जी की। बोलिए, अपनी बात बढ़ाइए। जी जी, अशोक भाई की पत्रकारिता के लिए, अशोक भाई की पत्रकारिता के लिए और देश के अंदर पत्रकारिता का स्तर स्थापित करने के लिए सभी को जयराम जी की। और रही बात मेरे ऊपर फतवा लगाने वाले लोगों की, तो उनको भी मेरा बहुत बहुत स्वागत है, उनको मेरा स्नेह, मेरा प्यार, जो लोग मेरा विरोध करेंगे। लेकिन हैरत की बात आती है कि देश के अंदर जो गरीब मजदूर किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी, उसके ऊपर उसी तरीके से सरकार काम कर रही है जिस तरीके से नोटबंदी करके सरकार ने ये कहा था कि हमने इस बार जो मास्टर स्ट्रोक मारा है, आप देखिएगा, जो 1000 के नोट और 500 के नोट बदली करी गई थी, और फिर ये वही सरकार है जो अपने चलाए हुए 2000 के नोट को चला ना सकी, ना इस देश के ऊपर आतंकवाद का खतरा टाल सकी, ना काला धन ला चुकी। लेकिन जो धनाधन बने हुए उद्योगपतियों का धन माफ करा जा रहा है, राइट ऑफ करे जा रहा है, उन सबको भी मेरी जयराम जी की। नहीं, अब रुक तो जाइए। अरे आपको बोलने का मौका दिया, आपने इस योजना, सुनिए ना, इतना आपको बोलने का मौका दिया। अभी तारिक भाई बोल रहे थे ना, उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट मुद्दे उठाए। आप क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट अपना भाषण लिख कर आए, पॉइंट बाय पॉइंट भाषण दे रहे हैं। मुझे उससे भी तकलीफ नहीं, आपको भाषण देने का भी समय दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास योजना पे कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप भाषण दीजिए, टाइम अपना करके निकल जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने फिर से कहा था, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं ये रिपोर्ट पढ़नी शुरू करूं। और जो आप कह रहे हैं ना कि मजदूरों का फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, किस मजदूर को क्या मिल रहा था, रिपोर्ट पढ़नी शुरू करूं क्या? बताइए। मैंने कहा, मैं अपने दर्शकों, क्योंकि आप लोग तो रोज नए नए भाषण लिख कर आते हैं और रोज नए नए भाषण दे देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों का समय खराब ना हो। जो मैं 2 दिन पहले डिबेट में सारे तथ्य रख चुका हूं, मुझे दोबारा ना रखना पड़े। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं मजदूरों की जयराम, जैसे आप लोगों ने मजदूरों के लिए बड़ा जो है ये योजना खोल करके पैसा किसकी जेब में जा रहा था, पढ़ना शुरू करूं? बताइए कि मुद्दे पर डिबेट करना चाहते हैं जयराम जी करके, तो जयराम जी, तो अभी आप जयराम जी करिए, सुनिए, जयराम जी करिए, जय श्री कृष्ण करिए, दांडिया कीजिए, दुर्गा माता की पूजा कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप करिए, खूब करिए, लेकिन विषय पर भी जरा बोल लीजिए। बोलिए। अच्छा, नहीं देखिए, अब विषय पर मैं कितनी अच्छी भी दलील दे दूंगा, लेकिन उसको सुनना और समझना और बीच में टोकना जो है, वो आप जैसे निष्पक्ष शानदार पत्रकार का मैं सलाम करता हूं। पिछले 4 मिनट से आप बोल रहे हैं, एक दलील अगर आपने दी हो तो मुझे बता दीजिए। एक दलील अगर 4 मिनट में लोग 4 दलील दे देते हैं, आप 4 मिनट में एक दलील नहीं दे पाए। दलील दे दीजिए, मैं तो अभी भी आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि बाकी मेहमानों के पास भी जाना है जो इस डिबेट में तैयारी करके आए विषय की। बोलिए। जी, नहीं, तैयारी तो हम भी अब सुनना चाहेंगे, तो अलग बात है। देखिए, पहले आज का आंकड़ा उठा करके आप देख लेंगे, 1100 सरकार को हो गए,
आप बताइए कितने लोगों को मिला? 12.5 से 13 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त मजदूरी में आते हैं, जिनको मिला करती थी। इस सरकार का डेटा उठा के देखिएगा, पिछले साल कितना मिला लोगों को रोजगार? 6-6.5 लाख लोगों को, 12 करोड़ की रजिस्ट्रेशन, 12.5 करोड़, सॉरी अप्रोक्सीमेट 12.5 से 13 करोड़ लोगों को, जनन जी, हाँ 6 लाख लोगों को जो है काम मिलता है। और वो 6 लाख लोगों को भी 100 दिन योजना के अंदर मुश्किल से 40 से 45 दिन के अंदर काम मिलता है। और जो मौजूदा सरकार की, सरकार ही की डेट है, मेरे नहीं है, इन 11 सालों के अंदर लोगों को कितना रोजगार मिला है वो भी चलिए बता दीजिए, इनसे कहिए, धनंजय गिरी साहब से। 40% के आसपास लोगों को काम मिल रहा है और कह रहे हैं कि 125 दिन काम देंगे। ये वही वाला मास्टर स्ट्रोक है जब जीएसटी लेकर के आए थे, नोटबंदी करी थी, मैंने कहा था इन्होंने, जब कृषि कानून भी लेकर के आए थे। धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। बदलने की, नाम बदलने की योजना होती। धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए, धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए, बोलिए। राम के से क्या दिक्कत है इंडी को और इंडी के लोगों को, वो आपको दिख रहा है और वो जज्बातों में जाहिर हो रहा है, हृदय की ही कारण। मैंने काम आप पूछ लेते भाईजान तो काम ही बताता ना। 4 मिनट तो आप राम पे ही बोले, 4 मिनट तो आप राम पे ही बोले। और देखिए वक्त कितना घूम के आए। एक मिनट, जिसकी बात करें, बहुत सी बातें हैं कि अगर कह दूं कि भाई 57 देशों में सुबह शाम सजदा करके क्या डेवलपमेंट हो गया कि कहीं किसी ने कांटी की भी बना दी हो, लेकिन राम के नाम पर क्या हुआ? राम के नाम पर 11वीं अर्थव्यवस्था, 4थी अर्थव्यवस्था बनी, 75 एयरपोर्ट, 150 एयरपोर्ट बन गए। आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज जो है वो मां काशीपुरा देश्वरी की कृपा है कि मिल रहा है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। काम भी तो बताइए, 25 करोड़ लोग ऊपर बताइए। भाईजान मैं आपके पीछे बोला था क्या? महात्मा गांधी, मैं आपके पीछे बोला था गांधी जी के नाम पर योजना लेकर के आए हैं, उन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। अभी तक अशोक श्रीवास्तव जी अपने आप में 11 साल में आपने क्या करा? नहीं ना, अशोक जी अपने आप में परिपूर्ण एंकर है। और आप 4 मिनट जो हृदय की हिकारत को राम के नाम पर प्रस्तुत कर रहे थे, उसको हमने कितना ध्यान से सुना। लेकिन आप 1 मिनट नहीं सुन रहे। जवाब सुनिए ना, सही जवाब सुनिए, टाइम वेस्ट, सही जवाब सुनिए, 1 मिनट, सही जवाब सुनिए 1 मिनट, थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको अपनी बात कहने दीजिए, फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। आपकी हिकारत हिलोरे मार रही थी और आपकी नफरत दिखाई दे रही थी, जज्बात चेहरे से झलक रहे थे। हमने कितना अदब से सुना आपको कि आप अपनी जहर निकाल लीजिए। हमारे अंदर कितनी खलूस है, कितना। चलिए अब एक बार फिर विषय पर वो सवाल उन्होंने उठाए। 1 मिनट रुकिए, सैयद जवाद रुकिए, 1 मिनट, सैयद जवाद आवाज डाउन कीजिए। जो सैयद जवाद ने सवाल पूछे उन पर आ जाइए कि भैया लोगों को रोजगार इसमें निम्न, वो तो कह रहे 6 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था। मुझे नहीं मालूम ये आंकड़ा वो कहां से लाया, कह रहे हैं सरकारी आंकड़ा 6 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था। अशोक जी, जब 2007 से 13 तक 2,13,220 करोड़ गया तो बहुत रोजगार मिल गया। और जब 14 से 25 तक 8,53,810 करोड़ गया तो रोजगार घट गया। ये सैयद जमात का कमाल है, ये सैयद जमात का कमाल देखिए। 2006 से लेकर 14 तक 1.53 करोड़ परिसंपत्तियों का एसेट्स का क्रिएशन हुआ और 8.07 करोड़ परिसंपत्तियों का हमारे पीरियड में हुआ तो घट गया। आप देखिए जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी 47% थी, 58% हुआ तो कह रहे हैं घट गया। ये जब आपने नजारा बदला, आपने चश्मा ही ऐसा लगा रखा है कि आप कहा जब देखेंगे बुराई देखेंगे। ओके, 1 मिनट रुकिए, सबको रोकिए, सबको आवाज बंद कीजिए प्लीज, आवाज बंद कीजिए। ऐसे नहीं, मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना है क्या सैयद जवाद जी? दिक्कत पता है क्या है? डिबेट देर रात तक चली थी, आपको सुबह सुबह जल्दी उठ के जिम जाना पड़ता है क्योंकि आपके लिए बदन की कसरत जरा ज्यादा जरूरी होती है। तो आप जिम जाने के चक्कर में सुबह 5 बजे उठते हैं, तो देर रात तक जो बहस हुई थी ना, वो बहस आप सुन नहीं पाए होंगे। ठीक है, मंत्री जी ने सारे डेटा रखे थे, आप अब नया डेटा कहां से लेके आए मुझे नहीं पता। जो बात धनंजय, वो संसद में रखे गए आंकड़े हैं। यूपीए ने कितने श्रम दिवस अर्जित किए और एनडीए सरकार ने कितने? 1,660 करोड़ श्रम दिवस जो है यूपीए सरकार करती है, एनडीए 3,210 करोड़ श्रम दिवस करती है। यूपीए सरकार 2,13,220 करोड़ खर्च करती है, एनडीए सरकार 8,53,810 करोड़। तो इसमें 6 लाख दिन कहां से, 6 लाख लोगों को रोजगार मिला, यह आप डेटा कहां से लाए? प्रभु थोड़ा सा
जयराम जी की ये डेटा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिएगा मुझे कि ये डेटा आप कहां से लाया कि सिर्फ 6 लाख लोगों को मनरेगा के तहत एनडीए सरकार में रोजगार मिला। तो सर जी थोड़ा थोड़ा जो है ना रात को स्टडी करा करिए, सुबह कसरत का ठीक है, बॉडी बनती है, थोड़ा सा दिमागी वर्जिश भी करनी चाहिए। संजय राणा, मैं आप ही के सवाल पर अभी मैं आऊंगा। संजय राणा ये कह रहे हैं कि 6 लाख लोगों को रोजगार मिला, अगर आपके पास भी कोई सरकारी डेटा हो जिसका जिक्र सैयद जवाद कर रहे तो मुझे प्लीज बताएं। अशोक जी गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पे। देखिए हमारे मित्र ने जय श्री राम बोला तो बड़ी खुशी की बात है, जय श्री राम। और जय श्री राम के राज में ही काम हुआ है। 8.6% महंगाई दर से घट के 1.69% महंगाई दर हो गई है। पेट्रोल का जो प्रतिशत बढ़ गया 115% था, सिर्फ 35% बढ़ा है। जो प्रति व्यक्ति आय 74,000 रुपए थी वो बढ़ करके 2 लाख रुपए हो गई। जय श्री राम के राज्य में ही हुआ है, आपके राज्य में कुछ नहीं हुआ है। देखिए टोटल जो एक्टिव मजदूर थे जिसको जिन्होंने रजिस्टर्ड किया 29 करोड़ है, जिसमें से एक्टिव सिर्फ 12 करोड़ है। ठीक है सर। अभी हमारे मित्र ने क्या बोला था, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने बोला कि भैया सरकार बताएगी मैं तुम्हें काम पे लगाऊंगा। बिल्कुल, पहले क्या होता था, घास छीलने पे पैसा मिलता था, गड्ढा खोलने के लिए पैसा मिलता था, बिना काम के पैसा मिलता था। अब सरकार को पता है कि रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा, गांव का विकास कहां होगा, रोड पे काम दिया जाएगा, कोर जो रोड के काम उस पे दिया जाएगा, जल से नल की योजना चल रही उस पे काम दिया जाएगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पे काम दिया है, जहां पे एक्चुअल काम की जरूरत है वहां पे काम दिया जाएगा। उन्होंने एक बड़ी तर्क रखा था, भैया 10% पहले देते थे, अब कहां से देगी, 40% स्टेट कहां देगी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। पहले 33,000 करोड़ का बजट था, अब 86,000 करोड़ का। अगर मान लो 86 का 40% निकाले तो 30-35,000 करोड़ रुपए होता है। ये बताइए फ्री की योजनाओं में आप 30-35,000 करोड़ रुपए तो आप दे देते हो और मजदूरों के लिए नहीं दे सकते हो। तो बड़ा ही कुतर्क है, कुतर्क की कोई सीमा नहीं है। और ये देखिए अशोक जी, सिंपल सी बात है, 100 दिन से 125 दिन बढ़ा दिया गया है। जो पैसा आपको 15 दिन में मिलता था किताबों में, नहीं, वो तो है संजय राणा, वो सारे प्रावधान है, वो हमारे सामने है उस पर। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि पहले भी काम नहीं मिलता तो अब कहां से मिलेगा भाई? 125 दिन, 100 दिन पहले नहीं दे पा रहे थे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम आंकड़े स्टेटिक्स में चला जाए 2012, 2013 और 2021-22 को छोड़ दीजिए तो एलोकेशन ऑफ बजट जो हुआ था उससे कम खर्चा हुआ था। लेकिन अगर सिर्फ सबसे ज्यादा एलोकेशन ऑफ बजट कहां हुआ था, 21-22 में था, और खर्चे ज्यादा हो गए थे क्योंकि तो कोरोना काल था। देखिए मजदूर यहां पे कितना मिलता, सबसे ज्यादा हरियाणा में मिलता 400 रुपया। अब ये बताइए नॉर्मल मजदूरी जो है 735 रुपया है। अब यहां पे सरकार सिर्फ दे रही है 288 रुपए, 228, डिपेंड अपॉन द स्टेट। ठीक है, 400 रुपए मैक्सिमम हरियाणा देता है। ये बताइए 700 रुपए छोड़ करके आदमी 400 रुपए में क्यों काम करेगा? नंबर 1। नंबर 2 तर्क ये है, देखिए अब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है भाई। 74,000 से 2 लाख करोड़ का जो प्रति व्यक्ति आय हो गया है, तो मजदूरी भी तो कमाई बढ़ गई है। मजदूर जो पहले 1,000 रुपए कमाता तो 10-15,000 रुपए कमाने लगा, तो उसको ये वाली मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन सरकार की योजनाएं हैं, समस्या क्या होती है, इनके तर्कों में इतना कुतर्क होता है अशोक जी, बातें समझ नहीं आती हैं। सैयद जवाद चलिए रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं नित्य रंजन जी के पास और तारिक खान जी के पास जाऊंगा। सैयद जवाद रिस्पॉन्ड। हाँ, आ रहा हूँ तारिक खान। एक आंकड़ा रख देता हूँ सामने, फिर भी कह लीजिएगा। देखिए डॉलर और रुपए का कंपैरिजन अगर आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डॉलर जो है क्यों मजबूत हुआ। अब अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, हम भी थोड़ी बहुत इकोनॉमी जानते हैं, थोड़ा बहुत। हमने चाय बेच करके पढ़ाई नहीं करी था, पकौड़े तल करके नहीं करी था, हमने भी जो है मार्केटिंग में आपने पढ़ाई मदरसे से हमने चाय नहीं देखी था। अफसोस की रहा जिंदगी में चाय नहीं, आप तो मदरसे से पढ़ाई की, आपको कहां समझ में आया? मैंने नाली की गैस से नाली के अंदर पाइप डाल करके गैस का इन्वेंशन नहीं करा था, और मैंने हवाई जहाज को पहाड़ियों के अंदर जाकर नहीं हासिल करी। मार्केटिंग का बंदा हूँ तो मैं मार्केटिंग जानता हूँ। योजना है अब नए पैक में, अब नए पैक में ये जो पैकेजिंग एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट सबकी आवाज बंद करिए, सबकी आवाज बंद की, सबकी आवाज बंद। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए सर, हम योजना के संदर्भ में चर्चा करेंगे। 14 घंटे जो है संसद में चर्चा हुई है, यहां हम 1 घंटे भी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, हम इधर उधर भाग रहे हैं। प्लीज सैयद जवाद, आपने कहा आपने इकोनॉमी पढ़ी है, मुझे कोई शक नहीं आपने पढ़ी होगी, मैं इससे कतई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो मुझे बताइए ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अभी कितना %? 1 मिनट सैयद जवाद, आपने इकोनॉमी पढ़ी है ना?
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अभी कितना गिरा है, न्यूजीलैंड का डॉलर अभी कितना गिरा है, वॉन अभी कितना गिरा है, जरा तीन बता दीजिए, तीन आंकड़े बता दीजिए दुनिया के जो विकसित अर्थव्यवस्था है। बताइए ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कितना गिरा है, ऑस्ट्रेलिया वो डॉलर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कितना गिरा है, बताइए। अशोक भाई पर कैपिटा आय में ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पर है? एक मिनट भागिए मत न्यूजीलैंड का डॉलर कितना गिरा है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, भागिए मत। सैयद जवाद विषय से मत, अब आपने उठाया है, मैं नहीं, मैं आपका टेस्ट नहीं लेना चाहता था। अभी संजय राणा जी ने कहा आप मदरसे से पढ़े हैं, मुझे यकीन नहीं है आप मदरसे से पढ़े होंगे, और मदरसे में भी पढ़े होंगे तो अच्छा पढ़े होंगे, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछ लिया। आप डॉलर कर रहे थे, आप मुझे, मैं वैश्विक डॉलर में आपके सामने लिस्ट रख देता हूं, आप जरा बता दीजिए। आप वो नहीं बता पाए, भाग गए, आप डॉलर छोड़ करके जो है इकोनॉमी पे भाग गए। तो मेरा निवेदन है, विषय पर रहेंगे तो डिबेट कर पाएंगे, इधर उधर भागेंगे तो मैं तो कम से कम अपनी डिबेट में भागने नहीं दूंगा। अगर एक मिनट अब आप मेरे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, न्यूजीलैंड का डॉलर, वॉन, इन तीन का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कितना % गिरा अब तक, ये बता दीजिए। उसके बाद आप बोलिए, नहीं तो मैं सीधा जो है तारिक खान जी के पास जा रहा हूं। बताइए कितना गिरा है डॉलर? जी अशोक भाई, अफसोस है मैंने चाय नहीं बेची, बहुत अफसोस रह गया। पढ़ाई करी थी लेकिन चाय नहीं बेची। ओके तारिक खान रुकिए, हो गया सर, टेस्ट हो गया। एक मिनट सर, एक मिनट सर, अशोक जी। अच्छा बोलिए जल्दी से, फिर मुझे बाकी दो मेहमानों के पास जाना। बोलिए। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया आपने कितनी इकोनॉमी पढ़ी है, मैं समझ गया, सब साफ हो गया। चलिए बताइए धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी कौन क्या पढ़ा है, हम लोग पढ़ के नहीं गढ़ के आए हैं, और इस मिट्टी में अपने आप को गढ़ के आए हैं। और कोई डॉक्टर भी होगा कि अगर बारूदी बनना है, मदरसे में पढ़े या बन जाए डॉक्टर, अगर जाकर के बारूदी बन के उड़ जाना है, उड़ा देना है, ये पढ़ाई न सीखे, ये संस्कार न सीखे, मुल्क के लिए मर मिटने का सीखे, चलिए वो महत्वपूर्ण बात। चलिए विषय पर महत्वपूर्ण बात, आप किसी के पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण बात ये है विषय पर, आप इस मुल्क से विषय पर एक मिनट ओके, और हम सबका सम्मान ओके रुकिए एक मिनट, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज, बहुत हो गया। देखिए मैं कम से कम एक बात देखिए प्लीज, मैं आगे जा रहा हूं, नित्य रंजन जी के पास जाना है मुझे और तारिक खान जी के पास जाना है, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल सहमत हूं धनंजय गिरी जी आपकी बात से, पकोड़ा तलने वाला, चाय बनाने वाला कितना भी पढ़ा हो, कम से कम वो बम बांध के उड़ जाने वाले से तो अच्छा होता है। आप MBBS पढ़ लें और उसके बाद बम बांध कर उड़ जाएं, अपने साथ 20 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान ले ले, उससे अच्छा है कि आप पकोड़े बेच ले, उससे अच्छा है कि आप चाय बना ले। बोलिए तारिक खान जी, विषय पर हम आते। देखिए आपने, जब अभी मैं बोल रहा था तो आपने ग्रामीण सड़क योजना की बात की, आपने कहा आप ऐसी कई योजना बता सकते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तमाम योजना है, आप ऐसी योजना बता सकते हैं जिसमें स्टेट और केंद्र का शेयर है। योजना और गारंटी के कानून में फर्क है, ये फर्क समझिए। ये गारंटी देती थी कि अगर लोग हैं तो हम उनको पैसा देंगे, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया एक नॉर्मल योजना की तरह कि हम एलोकेट करेंगे 10 रुपए, चिन्हित करेंगे, स्टेट भी आए भैया आप भी अपना पैसा मिलाओ, अगर पैसा नहीं कम होगा तो हम नहीं देंगे। वो जो गारंटी थी शायद समता मूलक समाज बनाने में मदद कर रही थी 5-10 सालों में, और मैं मानता हूं बहुत कमियां थी मनरेगा। जो आप बता रहे हैं, आप डेटा रखें, तमाम पैसा इधर उधर हो रहा था, लेकिन क्या ये जो पूरा का पूरे कानून को चेंज किया गया, अमेंड नहीं किया गया, रिपील किया गया मनरेगा को और नया कानून लेके आया गया, तो क्या इससे वो जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो गई? और अगर खत्म हुई तो क्या उनको पॉइंट वाइज बताया जा सकता है कि बीजेपी के प्रवक्ता या आप कि ABCD ये 4 समस्या जो थी वो नए वाले कानून से, इस प्राविधान से, इस चैप्टर में, इस प्राविधान से, ये तो हुई कंटेंट पे बात, बाकी बातें करने को बहुत से, ये समस्या थी। आप सही कह रहे हैं, लोग पैसा ले जाते थे, उसमें घपले हो रहे थे, उसमें तमाम तरीके के एलोकेशन जो है गलत हो रहे थे, गलत जगह पैसा जा रहा था, लेकिन सही करने के लिए ये जो प्राविधान 4 मुख्य बदलाव किए गए, इनसे सब सही हो जाएगा। ठीक है, मैं उस बिंदु पर आऊंगा। उससे पहले नित्य रंजन जी, सवाल यह है कि बिहार सरकार का डेटा ये कहते हैं 3,62,000 करोड़ बिहार पर कर्ज है। अब ये 60-40 जो तर्क दिए जा रहे हैं,
कि भाई 60-40 योजना करने से अब हर स्टेट करीब 3,000 करोड़ खर्च करेगा। तो सवाल है, जैसे बिहार है, बाकी राज्य हैं, तो पैसा ही नहीं होगा तो ये योजना धीरे धीरे मर जाएगी, ये कहा जा रहा है। 3 राज्य हैं, तीनों, हालांकि ये 3 राज्य जो है विपक्षी राज्य हैं, वो ये कह रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, वो कह रहे हैं जी हम अपने आप लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम इसमें जो है 40% लगाना होगा। तो सवाल यह है कि जो राज्य हैं वो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे इस योजना पे लगाने को, ये आशंका नहीं है क्या? सबसे पहले तो अशोक भाई आपको नमस्कार और सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। देखिए, मैं एक 4 लाइन के नाम से मैं शुरू करता हूं इसको। हर हाथों को काम, चूँकि राम जी पर जो डिबेट आप लोग कर रहे हैं, हर हाथों को काम, राम जी का नाम, बापू को सम्मान, फिर भी विपक्ष है परेशान। परेशानी उनके भ्रष्टाचार से है, परेशानी इस बात से है कि मशीन जब काम करती है और श्रमिक पैसे उठा लेते हैं, श्रमिक के नाम पर पैसे उठाते थे, 10% पैसा देकर राज्य सरकार 90% का बंदर बांट करते थे। जब इनके सरकारें, महागठबंधन की सरकारें अधिकतम राज्यों में होती थी, तो इंटेंशन ये था कि भ्रष्टाचार, मनरेगा के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर जिस तरीके से नकली टाइटल वाले जो दुरात्मा थे, वो महात्मा के नाम पर राजनीति करने अब चले थे। परेशानी इस बात की थी कि भ्रष्टाचार पर रोक कैसे लग गया, अब डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पेमेंट कैसे होने लगेगा, 58% महिलाओं को रोजगार कैसे मिल जाएगी, 125 दिन का रोजगार की गारंटी कैसे होगा। राम जी के चर्चा होना चाहिए ना, राम जी के नाम पर कथा, तो काम के नाम पर चर्चा होनी चाहिए, राम जी के नाम पर तो कथा होनी चाहिए। ये बात समझना है। अब आते हैं आपके उस बजट वाले बात पे। देखिए, बिहार पर तो ऐसे ही केंद्र सरकार का विशेष प्रेम रहा है। जब से डबल इंजन की सरकार वहां बनी है अशोक भाई, वहां पैसों की कमी नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल में 17 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए का जो एडिशनल बजट है वो बिहार के नाम पर है। आप पिछले 2 बजट को अगर ध्यान में देखिए तो बिहार ही बिहार बजट में दिख रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपनों वाली भारत है वो बगैर बिहार के विकसित होने से पहले नहीं बन सकता है। यहां तो मात्र 2,000-3,000 करोड़ की है। आप जरा सोचिए कि जो अलॉटमेंट होगा, जीएसटी से जो पैसे आएंगे, जो वहां ग्रामीण रोजगार सृजन होगा, वहां की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो शिकायत करते हैं कि हमारे इतना पैसा बकाया, इतना पैसा बकाया, केंद्र सरकार पैसा ही नहीं देती है। नहीं, हमारे यहाँ तो वारे न्यारे है। आप देखिए, पहले जब से डबल इंजन की हमारी सरकार बनी है, आप देखिए ना, आप डाटा उठाकर देख लीजिए। ये लोग 2,80,000 करोड़ रुपए यूपीए के समय में देते थे, आज 17 लाख करोड़ रुपए दे दिए हमारे केंद्र सरकार ने। तो हमारे यहाँ तो पैसा का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो काय के लिए 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री में राशन बांट रहे हैं। सैयद जब्बाद भाई, आपके बीच पलायन खत्म कर दिया क्या? जब्बाद भाई, आप तो जी राम जी के नाम से नाम तो आपने ले लिया, लेकिन डिबेट को आपने इकोनॉमिक्स में आपने भगा दिया, जो इकोनॉमिक्स में भी फेल होकर आप यहाँ आ गए। ओके, रुकिए सर, देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, 1 मिनट रुकिए। मैं आपको 2 चीजें दिखाना चाहता हूं, इससे पहले 30 सेकंड। अच्छा, बोलिए, आप 30 सेकंड कर लीजिए जल्दी। देखिए, दिक्कत इनको क्या है कि भ्रष्टाचार पर जब लगाम कसते हैं, आदरणीय मोदी जी की कोई भी योजना आप देख लीजिए, किसी भी योजना को अगर भ्रष्टाचार पे लगाम लगने, इनके अंदर बौखलाहट शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनकी राजनीति और इनके सत्ता का जो मोह है ना, वो सिर्फ भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक है, ये भ्रष्टाचार खत्म ना हो जाए कि सत्ता की मेवा को कैसे ये चखने के लिए बेचैन है, लेकिन बिहार की जनता और भारत की जनता सब देख चुकी है। सैयद भाई, कुछ होने वाला नहीं है। सुनिए, मैं 2 चीजें, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, रुकिए सैयद जवाद, मैं 2 चीजें अभी नित्य रंजन जी ने कहा हमें तो पैसों की कमी नहीं होती, सब बढ़िया है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि बिहार में क्योंकि एनडीए की सरकार है इसलिए पैसा मिल रहा है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे। लेकिन नित्य रंजन जी के यहाँ तो एनडीए की सरकार है ना। मैं आपको विपक्ष की सरकार के एक मुख्यमंत्री का बयान सुनवाना चाहता हूं, सुनिए। सैयद जवाद, मुझे मालूम है आप शर्मिंदा हो रहे, आप मुंह छुपा रहे हैं, मुंह मत छुपाइए। मैं अब आपको सुनवाता हूं विपक्ष के नेता क्या कहते हैं, उनको क्या केंद्र से कभी पैसे की कमी हुई है, जरा सुनवाइए। ये कौन है? ये उमर अब्दुल्ला हैं,
ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, ये राहुल गांधी के सहयोगी हैं, ये इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं। उमर अब्दुल्ला को सुनवाइए। The government of India has actually been very has conducted itself in a way in which they've left me with very, limited scope to complain. We are an economically disadvantaged part of the country. We don't earn as much as we spend on governance. Now, it would be very easy for the government of India to bring my government to its knees. All they had to do was choke us of funds at the end of the year. But they actually did the opposite of that. They gave more money to my government at the end of last year than was actually part of the budget. And I have every hope and expectation that the same thing will be done this year as well. तो ये उन 20 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं हैं जो एनडीए के साथ हैं, ये विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं। कह रहे हैं कि हम एक ऐसे स्टेट में हैं जहां की स्पेंडिंग ज्यादा होती है, हमारा कमाई कम होती है। उन्होंने कहा कि हमको डर था और ये ऐसा हो सकता था कि केंद्र सरकार हमारे फंड रोक ले, हम घुटने पर आ जाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें हमारी जरूरत से ज्यादा पैसा दिया। अब ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, और उसके बावजूद अगर कुछ स्टेट वाले राजनीति करना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कि जी हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो इसका मतलब नीयत में वहां खोट है, नीयत में उनकी खोट है। नहीं तो उमर अब्दुल्ला भी कह सकते थे मेरे पास पैसा नहीं है। वो कह रहे हैं जितना पैसा मांगते केंद्र सरकार देती है। आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक और छोटा सा सुनवाता हूं। ये जो 3 स्टेट है ना, जिनमें पश्चिम बंगाल भी है, ये जो 3 स्टेट है जिनको तकलीफ है, जो कह रहे हैं हम विरोध करेंगे, इनको विरोध जो है, फिर से कह रहा हूं, योजनाओं के जो पॉइंट्स है उनको लेकर नहीं, विरोध राम से है। अब आपको सुनवाता हूं पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के पार्टी के नेता वो क्या कह रहे हैं। आज उनका बयान है, आज या कल का बयान है, सुनवाइए जरा क्या कह रहे हैं। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সেই যায় ওই যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে পুরি শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল। राम हिंदू नहीं थे, राम मुसलमान थे। ये टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि राम जी हिंदू नहीं थे, राम जी तो मुसलमान थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना तमाशे, उनमें बहुत सारे तमाशे इसलिए हैं क्योंकि चिढ़ जो है राम के नाम से है, राम के नाम से है। बोलिए तारिक खान। मुझे शायद एक ब्रेक लेना है, 1 मिनट तारिक खान, 1 मिनट तारिक खान, 1 मिनट, मुझे शायद एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद तारिक खान आऊंगा, फिर उसके बाद धनंजय गिरी, ब्रेक के बाद। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH थिंकर्स मसाला। मसाले सच MDH। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं। अंकल,
पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं हे राम जी राम जी पर संग्राम। तारिक खान बोलिए, समय कम है, संक्षेप में अपनी अशोक भाई देखिए, सवाल वहीं पर अभी भी खड़ा हुआ। बिल्कुल कोई शक नहीं है कि 8 लाख करोड़ रुपए मनरेगा में दिए गए केंद्र सरकार ने 14 से अब तक। और जो केंद्र की डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था है, जिसको हम NEFMS कहते हैं, उसके द्वारा 99% पैसा डिजिटली दिया गया। तो आप कह रहे हैं अगर भ्रष्टाचार है सर, तो 14 के बाद जो 8 लाख करोड़ दिए, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारे टाइम में भ्रष्टाचार हुआ, सही लोगों को पैसा नहीं पहुंचा। और सवाल फिर वही खड़ा है, मैं फिर से पूछ रहा हूं कि क्या जो त्रुटियां थी, अगर सही पैसा नहीं पहुंचा, तो नए कानून में कौन कौन से ऐसे प्राविधान किए गए हैं कि अब पुरानी त्रुटियां ठीक हो जाएंगी और नई व्यवस्था अच्छी हो। ओके, धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। धनंजय गिरी। अशोक जी, 2-3 चीजें हैं। एक समय था कि एक प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया चलता है, 85 पैसा रास्ते में रह जाता है। आज हम उसको डिजिटली कर रहे हैं। दूसरी बात, AI से उसको जोड़ा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको ट्रैक किया जाएगा कि जो व्यक्ति कर रहा है उसको जो पैसा पहुंच रहा है, काम उसी ने किया या अथवा नहीं किया। दूसरी बात, धनंजय जी, एक मिनट। धनंजय जी गारंटी निश्चित की। अरे धनंजय जी, एक मिनट, एक छोटी सी बात। वो कह रहे हैं भाई 10 साल से तो आपकी सरकार है, तो फिर सवाल है डिजिटल आप पेमेंट कर ही रहे हैं, तो फिर उसके लिए पूरी की पूरी योजना को रिवैम्प करने की जरूरत क्यों पड़ी? अशोक जी, बंगाल के 17 जिलों में गड़बड़ी पाई गई है, 17 जिलों में, और ये ऑडिट में पाया गया है। बंगाल में हमारी सरकार नहीं, लेकिन हमारी भी जहां सरकार है, गलती अगर कोई भी अधिकारी करता है, व्यवस्था का हिस्सा है। गलत अगर कोई भी होता है, कोई भी व्यक्ति करता है, तो उसको चेक करना है, उसको ठीक करना है, उसको दुरुस्त करना है। हम ये थोड़ा कहेंगे तो आप भी लूटिए, हम भी लूटे। ये कांग्रेस अभी और कराएगी, लेकिन जनता अभी और सराहेगी। अभी कराहना उनका जारी रहेगा, लेकिन जनता का सराहना जारी है। इसलिए तुम जनता की सेवा में लगातार बने हुए, लगाओ जनता के आशीर्वाद से बने हुए। गलती कहीं भी हो, 0 टॉलरेंस की सरकार है, और हमारी ही स्टेट में भी अगर हो तो भी उसको हम झेलने के लिए नहीं तैयार है। नरेंद्र मोदी की नीतियों में नेशन को आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है, 2047 की नींव रखनी। ओके, सैयद जवाद संक्षेप में। जी अशोक भाई, एक शेर के साथ बात खत्म कर देते कि वो जो ख्वाब देखे थे मैंने अपने जहन में, वो जो ख्वाब देखे थे मैंने अपने जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। बहुत बढ़िया। मैं एक शेर मैं भी आपके लिए कहता हूं, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। सैयद जवाद जैसे 50 हजारों आशिक जो है 2014 के बाद टीवी चैनलों में छाती पीट रहे हैं, सड़कों पर छाती पीट रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, सैयद जवाद जैसे आशिकों का जनाजा जरा और धूम से निकले, और हम भी उसको और धूम से निकालेंगे, क्योंकि आपको एक्सपोज करते रहेंगे। चलिए बोलिए संजय राणा। मैं आ रहा हूं सर, संजय राणा, उसके बाद नित्य रंजन सिंह। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। अच्छा लगा कि एक इकोनॉमिस्ट से सीधे शायर बन गया, क्योंकि उसको इकोनॉमिक्स आती नहीं थी। अब देखिए, आपको 2 प्रश्न पूछे। रुकिए प्लीज, समय नहीं है। आवाज बंद करिए, जिसका हो गया आवाज बंद करिए। हाँ, 2 प्रश्न था। इन्होंने डॉलर चिल्लाते हैं, डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है यूरोप में 12 से 13%। और जब येन की बात आपने की थी और आपने बात की थी ऑजी डॉलर की, तो सिंपल सी बात है 6.3 है और हमारा एवरेज 3.5 आता है। तो कम से इकोनॉमिक्स से शायर बने हो तो शायर में रहो, इकोनॉमिक्स मत बनो, क्योंकि तुम्हें इकोनॉमिक्स आती नहीं है। ओके, अब आते इनके प्रश्न में। तारिक भाई के 10 सेकंड में खत्म। अच्छा, तारिक भाई, सुधार किया गया है, सुधार पेमेंट में किया गया है, सुधार पेमेंट की प्रोसेस में किया गया, सुधार कहां पे काम होगा उस पे किया गया। तो बार बार जो एक प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर ये ले लीजिए। तो उत्तर आपने प्रश्न बड़ा अच्छा पूछते, उत्तर भी लेके जाइए, और उत्तर संतुष्ट हो तो इसको और भी चीज। ओके, धनंजय गिरी 30 सेकंड में, नित्य रंजन जी के पास। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, जल्दी से। अशोक जी, मजबूत मुल्क की नींव रखते नरेंद्र मोदी, आज मुल्क को मोहब्बत का नाम ही मोदी है। और दूसरे तरफ इनको मैं एक शेर सुना देता हूं अलामा इकबाल का। अलामा इकबाल ने जैसे लोगों के लिए कहा है कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से अपना ही कत्ल करेगी, जो शाखे नाजुक पे आसियाना बनाओगे वो नापायदार होगा।
ये नापायदार आशियाना बनाए और हमने मसरदार और मजबूत भारत की, एक बुलंद भारत की, एक सुदृढ़ भारत की, 2047 के विकसित भारत की नींव नरेंद्र मोदी। नित्य रंजन जी, आप भी शेयर कहेंगे, कुछ बात रखना चाहेंगे? हम तो बात रखेंगे। देखिए, आप देखेंगे अशोक भाई कि मनरेगा के मनोरोग से जो ग्रसित लोग हैं, खासकर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, आप देखेंगे वहीं सरकारें, जहां पर वो राज्य सरकार, जहां पर महागठबंधन की सरकार है, विलाप वहीं से शुरू है। क्यों विलाप है? क्योंकि 90% का बंदर बाट करने को नहीं मिलेगा। काम हम लोगों को, श्रमिकों को देना है, मशीनों को तो नहीं देना ना। लेकिन ये मशीन से काम कराकर इनके जो तथाकथित ठेकेदार हैं, भ्रष्टाचार के जो लिप्त इनके सो कॉल्ड इनके दामाद हैं, ये क्या करते थे? ये मशीनों से काम करवाते थे, श्रमिकों के नाम पर पैसे उठा लेते थे। तो ये बंदरबाट पे लगाम लगेगा, ये भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा। इसीलिए इनको मनरेगा से समस्या नहीं है, इनको राम जी से समस्या। चलिए सर, 10-11 बज रहे हैं, उनको अभी सैयद जवाद जी को सोना भी है, सुबह फिर से जिम जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कल आपसे मुलाकात होगी 2 टूक में। आज बस इतना ही, नमस्कार।